हर जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जी हाँ, ये बात अगर फतेहाबाद में किसी पर स्टिक बैठती है तो वो है युवा, उत्साही और बिल्कुल सीधी सादी, बिना घुमाव के बात करने वाले राजेंद्र चौधरी और काका। यानी कि जहां कहीं भी अगर फतेहाबाद में कोई जुल्म हो रहा हो, कोई संघर्ष हो रहा हो, 10 उम्मीदवार और खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के अलावा। तो आपने वीरेंद्र एडवोकेट का ही चयन क्यों किया? 3 काम होते हैं। एक है आपको सफाई व्यवस्था देनी, एक स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था देनी, एक आपको पार्कों को सुव्यवस्थित करना। हो गए। मैं आपके मन से एक बात कहना चाहता हूं सुशील भाई कि विधायक 4 प्रमुख काम गिना दे कि मैंने 2.5 साल में किए शहर के लिए, वरना मैं बताऊंगा उसने क्या क्या किया। आप पूछ लेना मेरे से, मैं बताऊंगा उसने क्या क्या करता है वो विधायक। आप बताई दीजिए हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मैं हूं सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। नगर पालिका व उसके बाद नगर परिषद फतेहाबाद की चुनावी राजनीति में एक नाम पिछले 20 से भी ज़्यादा वर्षों में सुर्खियों में रहा है। चाहे भजनलाल शासनकाल में वर्तमान विधायक चौधरी दूड़ाराम के दबदबे के चलते श्री बनवारी लाल तनेजा को पालिका प्रधान बनाए जाने का मुखर विरोध करने वाले तत्कालीन पार्षद राजेंद्र चौधरी काका। मैं इस वीडियो में जिक्र जिस शख्स का कर रहा हूं आप समझ गए होंगे, वो राजेंद्र चौधरी काका ही है। वर्षों से खुद भी चुनाव लड़े हैं, पार्षद बने हैं। इनकी धर्मपत्नी रितु चौधरी भी पार्षद बनी है और चारमरला कॉलोनी के वार्ड में हमेशा ये अपना दखल रखते हैं। इस बार राजेंद्र चौधरी काका जहां नगर परिषद प्रधान पद के उम्मीदवार एडवोकेट वीरेंद्र का खुला समर्थन कर रहे हैं, वहां कई वार्डों में राजेंद्र चौधरी काका ने अपने समर्थक लोगों को उतार रखा है और उनका समर्थन कर रहे हैं और उनके लिए वोट उठाने के साथ साथ अन्य उम्मीदवारों को भी उनके पक्ष में बैठाने की भूमिका अदा कर रहे हैं। जनादेश के सीनियर रिपोर्टर सुशील बंसल व स्टाफ रिपोर्टर रोहित चौहान ने आज राजेंद्र चौधरी काका से लंबी बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं राजेंद्र चौधरी काका। एक जोरदार इंटरव्यू है, बहुत सारी बेबाक बातें कही हैं और दबंगता और बेबाकी में राजेंद्र चौधरी काका का फतेहाबाद में कोई सानी नहीं है। यह युवा अगर अपनी अग्रेसिव नेचर पर थोड़ा सा नियंत्रण कर ले तो शहर का बहुत ही भला कर सकता है। मेरा यह 37 वर्ष की पत्रकारिता का तजुर्बा है। आइए आप सुनिए राजेंद्र चौधरी काका ने जनादेश टाइम्स टीवी टीम द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर किस बेबाकी से दिया। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। ज्वेलरी नजीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनाज मंडी के पीछे, फतेहाबाद। हरियाणा जनादेश टाइम टीवी पर आपका स्वागत है। मैं सुशील बंसल, कैमरामैन रोहित चौहान के साथ। हर जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जी हाँ, ये बात अगर फतेहाबाद में किसी पर स्टिक बैठती है तो वो है युवा, उत्साही और बिल्कुल सीधी सादी, बिना घुमाव के बात करने वाले राजेंद्र चौधरी और काका। यानी कि जहां कहीं भी अगर फतेहाबाद में कोई जुल्म हो रहा हो, कोई संघर्ष हो रहा हो और उसमें राजेंद्र चौधरी काका ना हो, ये हो नहीं सकता। आज नगर परिषद का चुनाव की जैसे जैसे तारीख नजदीक आती जा रही है, राजेंद्र चौधरी काका वीरेंद्र एडवोकेट के सारथी बनकर जिस प्रकार से उभरे हैं, क्या भगवान श्री कृष्ण की तरह अर्जुन को विजय दिलाने का जो भूमिका निभाने की इन्होंने सोची है। आइए हम उनसे विस्तार से बातचीत करते हैं। राजेंद्र जी, आपका जर्नलिस्ट टीवी पर स्वागत है। नमस्कार जी। आपने वीरेंद्र एडवोकेट के चुनाव की कमान संभाली है। सबसे पहले यही बात कि आपने 10 उम्मीदवार और खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के अलावा।
तो आपने वीरेंद्र एडवोकेट का ही चयन क्यों किया? सुशील जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि मैंने वीरेंद्र जी का क्यों सिलेक्शन किया। देखो, ये आप एक तो पहले से एमसी थे, मैंने उनकी कार्य क्षमता देखी, कार्यशैली देखी, उनमें लगन देखी। दूसरा, वो एजुकेटेड है, वकील है। एक एजुकेटेड व्यक्ति ही लोगों की समस्याएं समझ सकता है। तीसरी बात, वो सौम्य है, शांत है, शालीन है। जो लोग पद की गरिमा, ऐसा नहीं है कि और लोगों में क्षमता नहीं होगी, शायद क्षमता सब में है। हर किसी की अपनी अपनी क्षमताएं हैं, काम करने का अपना अपना तरीका है। मुझे वीरेंद्र का तरीका ठीक लगता था। लोग भी वीरेंद्र की बात करते थे कि वीरेंद्र भाई, अगर आप वीरेंद्र की मदद करोगे, वो सक्षम कैंडिडेट निकल के आएंगे। तो मैंने भी मेरे दोस्तों से, जो मैं सर्कल से जो राजनीति करता हूँ, उनसे बात की कि भाई इलेक्शन आ रहा है तो अपने को किसकी मदद करनी है। क्योंकि मुझे ये था कि भाई एक व्यक्ति की जो मदद करनी है, जो अच्छा होगा उसकी करनी है। तो मेरे को सारी बातें भाई वीरेंद्र में लगी। उनसे मेरी डिस्कशन हुई, आप क्या क्या करेंगे, हम कमेटी जीत जाते हैं तो क्या देंगे, आपका विजन क्या है, आपके पास क्या आइडियाज़ हैं। तो उसने जब मेरे से बात करी, और जो उसकी कोर कमेटी जो टीम है, मैंने देखा उसके पास एक 10-11 एडवोकेट्स की टीम है। आप सुशील भाई समझते हो कि जब एडवोकेट खड़े हो जाए, वहाँ करप्शन का लेवल तो कम आता है। वो कहने लगे, हम कमेटी को, आप यकीन मानना, कहते हैं राजेंद्र भाई, 6 महीने में जो आप चाहते हो भाई, यहाँ लोगों को सुविधाएं मिले, हम वो देंगे। उन्हीं बातों को मैंने उनकी समझ के मुझे लगा कि ये सक्षम लोग हैं, मैंने तब हाँ भरी। आप वीरेंद्र जी के साथ लगे, वीरेंद्र जी ने आपको अपना विजन बताया, तो शहर में आप क्या क्या समस्याएं मानते हैं? समस्याएं कहूँ तो मैं समस्याओं का, कोई भी प्रमुख 2-3 समस्याएं ऐसी जिनसे शहरवासी, अगर वीरेंद्र जी चेयरमैन बनते हैं और वो आप दूर करवाते हो तो बड़े खुश होंगे। मैं सच बताऊं कि प्रधान तो पहले भी रहे, विजन की कमी थी। समस्याएं आप देखिए, मैं रोज कहता हूं कि लोग सुबह उठते हैं, जो लोग उठते हैं वो पार्कों की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि नेचर से जुड़ना हर आदमी का मन करता है। कमेटी का सबसे जो मेन 2-3 काम होते हैं, एक है आपको सफाई व्यवस्था देनी, एक स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था देनी, एक आपको पार्कों को सुव्यवस्थित करना, जहाँ लोग सुबह एक्सरसाइज करें, अपना योगा करते हैं जाके। मेरे को नहीं लगता कि कमेटी किसी भी मसले पे पूर्ण उतरी। विकास कार्य की बात करें तो करप्शन के अलावा उसमें कुछ नहीं निकला। धर्मशाला रोड उसका जीता जागता उदाहरण है कि वहाँ लोग कहते हैं भाई, हमारी डिमांड ही नहीं थी, किसी एक कॉलोनाइजर को बेनिफिट पहुंचाने के लिए इन्होंने खड्डे खोद दिए तो उल्टे वो पड़े रहे खड्डे। बारिशें हुई, 2 लोगों की डेथ हुई। तो मतलब इन लोगों ने पिछले 2.5 साल तो इस विधायक को हो गए। मैं आपके मंच से एक बात कहना चाहता हूँ सुशील भाई, कि विधायक 4 प्रमुख काम गिना दे कि मैंने 2.5 साल में किए शहर के लिए, वरना मैं बताऊंगा उसने क्या क्या किया। आप पूछ लेना मेरे से, मैं बताऊंगा उसने क्या क्या करता है वो विधायक। आप बताई दीजिए हमारे दर्शकों को कि, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि चौधरी दुड़ाराम जी विधायक फतेहाबाद 2.5 वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे। उन्होंने एकदम एंट्री की, टिकट लाए और विधायक बने। अब उन्होंने एकदम आपके प्रतिद्वंदी राजेंद्र खिच्ची जी, यानी कि वीरेंद्र के प्रतिद्वंदी, अगर मैं कहूँ प्रमुख प्रतिद्वंदी वीरेंद्र खिच्ची जी, किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते थे। शहरवासियों का मानना है कि सीधा सीधा विधायक जी ने उनकी उंगली पकड़ी और भारतीय जनता पार्टी में एंट्री करा दी। क्या वो अपने इतिहास को दोहरा पाएंगे शहर में? जिस प्रकार से विधायक बने, क्या उस प्रकार चेयरमैन बना देंगे वो? वैसे मैं आपको बताऊं, ये दुर्भाग्य ही है संगठन का, भारतीय जनता पार्टी का, कि 8 साल में आप एक ऐसा अपना भाई, एक ऐसा कार्यकर्ता ही तैयार नहीं कर पाए कि आप टिकट दे पाओ। पहले भी टिकट की ट्रेडिंग हुई, आपको पता है, अब उससे भी बड़ी। बट मैं माननीय दुड़ाराम जी को तो धन्यवाद देता हूँ कि उनको ये पता है कि टिकटें कैसे और कहाँ मिलती है, कैंडिडेट कैसे उतारा जाता है और इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है। बाहुबली तो वो है ही, धन बल बहुत है उसके पास, उसने ऐसे ही कैंडिडेट पकड़ा। मैं सच बताऊं, उस काट की हांडी रोज रोज नहीं चढ़ा करती,
वो चढ़ चुकी 2.5 साल पहले। अगर ये वोटों की खरीदो फरोख्त ना होती पिछली बार तो ये दुलाराम जी भी हारते इलेक्शन। आपको पता है, आप ही इसी शहर के रहने वाले हो, इस शहर के लोग इतने गए गुजरे नहीं है जितना मान लिया गया। मैं धन्यवाद देता हूँ फतेहाबाद के लोगों को, पिछले इलेक्शन में भी इतनी ट्रेडिंग के बाद दुलाराम 1240 वोटों से जीते थे। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि लोगों का जो अपार समर्थन मिल रहा है, और जो दर्द और जो भावना लोगों के अंदर है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, आप देख रहे हैं 19 तारीख के बाद जो रिजल्ट आएंगे 22 तारीख को, सब लोग चकित रह जाएंगे। राजेंद्र जी, शहरवासियों का मानना है कि जहां जहां विधायक, वर्तमान विधायक खड़े होते हैं, आप वहां वहां उनके खिलाफ खड़े होते हैं, क्या कारण है? नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है कि मैं जहाँ वर्तमान विधायक होते हैं मैं उनके खिलाफ होता हूँ। देखिए, मेरा इससे पहले यहाँ कोई विधायक नहीं था, मेरे ख्याल मेरा कोई यहाँ दिक्कत भी नहीं थी। दुलाराम जी से मेरा कोई आपसी द्वेष नहीं है, मेरा सिर्फ वैचारिक मतभेद है। मुझे उनकी नीतियाँ, उनका सिस्टम और उनकी जो कार्यशैली है मुझे पसंद नहीं है। एक्चुअल खुद की बात करूं, लोग दब के बात करते हैं पर मुझे थोड़ी सी खुले में बात करने की आदत है, इसलिए लगता है आप लोगों को कि मैं वैचारिक तौर से उसके खिलाफ हूं। आप यकीन मानना कि पिछले इलेक्शन में डॉक्टर शिवाज को 74,000 वोट आई, वो काका चौधरी ने थोड़ी दिवाई। मेरे साथ भीमसेन लुंड जी भी थे, ऐसे हम बड़े सारे समाज के लोग थे, मैं नाम किस किस का लूं। हम लोग कोई बोरियां नहीं लिए फिरते वोटों की, हम विचार लिए फिरते हैं। ये विचारों से वोट आई है। लोग कह देते हैं यार हमारे को ये कर दिया, वो, ऐसा कुछ नहीं है। इस शहर के लोग व्यवस्था को देखते रहते हैं, इस भ्रष्टाचार को देखते हैं, जब इलेक्शन होता है वोट डालते हैं। वो ठीक है कि हम लोग आगे निकल के लड़ते हैं, थोड़ा सा लोगों को लगता है भाई इसने ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आज कोई कहे मेरे पास हजारों वोट है, शायद ही किसी आदमी के पास होगी। राजेंद्र जी, आपका प्रमुख जो मुकाबला है वो मेरा मानना है या वोटरों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र खिची जी से है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि आज हमारा मुकाबला उनसे। आज मेरे को लगता है कि एक कैंडिडेट है, मेरा भाई है छोटा, वो भी हरदीप सिंह, वो भी मुकाबला बनाए हुए। आज मैं कहूँ कि मुकाबला जो मुझे लग रहा है, जो लोग एकदम से कह रहे थे कि बीजेपी का या राजेंद्र खिच्ची का बहुत अच्छा आदमी है, मैंने पहले भी बोलते हुए कहा कि वो कितना अच्छा आदमी है कि जब टिकट मिली सबसे पहले लड्डू कहाँ बांटे गए, ये मेरे साथ वाली गली है इधर सेंट्रल बैंक वाली, जहाँ ब्लैक का कारोबार का काम होता था गैस के, सिर्फ वही लड्डू बटे। पूरे शहर में लहर दौड़ गई कि राजेंद्र खिच्ची को टिकट मिल गई। लड्डू कहाँ बटे? जहाँ ब्लैक का कारोबार था। सब लोगों ने वो दंश झेला। आज से 2 दशक पुरानी मैं बात करूं तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई लीड बनाए हुए है, ऐसा कुछ नहीं था। आज मैं लोगों का जैसे जैसे मैं जा रहा हूं लोगों में, मैं देखता हूं उनका प्यार, उनका हक करना, उनका बात करना, उससे लगता है कि हम अब इलेक्शन में काफ़ी आगे निकलते जा रहे हैं। और ये लड़ाई कोई आमने सामने की नहीं है, उस लड़ाई में मेरे को लगता है कहीं ना कहीं हरदीप सिंह भी खड़ा है बीच में। तो इसका मतलब आप किससे मुकाबला मानते हैं? तिकोना मुकाबला या सभी से या आमने सामने? नहीं, लगभग मुझे लगता है कि हरदीप ने भी काम किया हुआ होगा, उसको भी कुछ ना कुछ अच्छा शेयर वोट बैंक जा रहा है, क्योंकि आपकी नीतियां ना वो जीतती हैं। उस लड़के में भी कुछ है जो वो करता है, मुझे अच्छा लगता है वो लड़का। पर सत्ता शासन के जो लोग हैं वो धन बल का प्रयोग करेंगे, वो उसके ऊपर बड़ा प्रेशर आएगा। क्योंकि मेरे जो समर्थक साथी हैं ना, हम लोग खुल गए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं उस बात की। पर आज इलेक्शन में कहूँ कहीं ना कहीं हरदीप सिंह है उसमें। भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन दिन ब दिन डाउन जा रहा है और बड़े सारे लोग आएंगे। मैं आपके टीवी के माध्यम के चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि अभी बड़े शस्त्र छोड़े जाएंगे, बड़े फोन होंगे, बड़ा प्रेशर होगा, क्योंकि इनको ये हारते हुए लग रहा है, तड़फन हो रही है अब कि कुछ बंदे चले वो इलेक्शन जीत रहे हैं। पर मैं यकीन मानना सुशील भाई, ये सच का इलेक्शन है, ये सच की लड़ाई की जीत है और परिवर्तन
और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई की जीत है, और लोग इसको मन बना चुके हैं। हम आज अस्त्र और शस्त्र की बात की तो आज उन अस्त्र और शस्त्रों में कांग्रेस पार्टी ने, वैसे तो पिछले दिनों कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा ना करके एक पैगाम फैला दिया था शहर में कि हम लोग किसी एक के साथ होंगे, और आज प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा पूर्व संसदीय सचिव, पूर्व विधायक के कार्यालय में कांग्रेस पार्टी ने और उन्होंने खुलकर समर्थन दे दिया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले तो कांग्रेस पार्टी और भाई प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा जो हमारे पूर्व संसदीय सचिव थे, मैं उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। मेरी उनसे बात चल रही थी कि मुझे तो व्यवस्था से लड़ाई लड़नी है। मैंने प्रहलाद जी से कहा कि आप इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में, वो भी एक अच्छे इंसान है, मैंने कहा आप भी अपनी होती डालें इसमें, आप अपनी पार्टी की तरफ से, आप ऊपर नेताओं से बात करें। हमें, आपके पास एक वोट बैंक है, क्योंकि हर आदमी का एक पैतृक वोट बैंक है, चाहे वो कोई लीडर हो जो राजनीति करता, कुछ ना कुछ तो उसके पास रहता है। और प्रहलाद जी तो पिछले इलेक्शन में चाहे वो हार गए, बट उनका शहर के अंदर बड़ा अच्छा जनाधार था। तो मुझे लगता था कि जो एक गैप है वो कांग्रेस पार्टी अगर समर्थन करती है तो हम उस गैप को भरने जा रहे हैं। तो मेरी 3-4 दिन से प्रहलाद जी से बात हुई और उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया। मेरी बात उनको समझ आई, उनकी बात मेरे को भी समझ आई। वो कहने लगे, राजेंद्र भाई मुझे भी जो कमेटी की अव्यवस्थाएं हैं, जो लोगों की परेशानियां हैं, उसी का सरोकार मुझे भी है। जितना राजेंद्र तेरे को है उतना ही मेरे को है, क्योंकि वो कहते मैं भी तो यहाँ का बासिंदा हूँ, यहाँ का मैं विधायक रहा हूँ, यहाँ का मैं मंत्री रहा हूँ। मेरे टाइम में इतनी दिक्कतें नहीं थी जो आज है। बस यकीन मानना, मैं आपको एक फतेहाबाद के मेरे लोग, जो मेरे बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें सुन रही हैं, जो प्रॉपर्टी आईडी और इसका खेल है, मैं थोड़ी सी पिक्चर आपको, आप कहें तो मैं पिक्चर साफ करूं। बिल्कुल, थोड़े शब्दों में कागज में सागर भरते हुए कि आप देखिए, अभी इलेक्शन होने जा रहा है। इस इलेक्शन में आप नो ड्यूज लेते हैं। नो ड्यूज का मीनिंग क्या है कि आपके ऊपर कुछ बकाया है तो आप वो भरिए। आप मानते हैं इस बात को? इन लोगों ने किसी पे बिजली का बिल बकाया तो वो भरे, किसी पे हाउस टैक्स है तो वो भरे, पर मुझे इस व्यवस्था की समझ नहीं आई कि आप नो ड्यूज के चक्कर में प्रॉपर्टी आईडी के पैसे भरवाए जा रहे हैं, डेवलपमेंट चार्ज भरवाए जा रहे हैं 120 रुपए गज। ये क्या मीनिंग है? ये भाई आप प्रॉपर्टी सेल थोड़ी कर रहे हैं, आप ड्यूज भरवाइए ना, आप टैक्स ड्यू है वो भरवाइए। मतलब इन लोगों ने लोगों को बुद्धू ही बना रखा। भाई एक भी आपकी बात ठीक नहीं, अपनी जगह नहीं। क्यों भाई? आप मेरी बात समझ रहे हो सुशील जी? मेरी एक एडवोकेट मेरे दोस्त है हाई कोर्ट में, मैंने उनको कहा कि ये क्या यार, ये तो कहने ये ले नहीं सकते। कहते आप कोर्ट में आ जाओ, बट आपको टाइम लगेगा, इतने में इलेक्शन हो जाएगा। ये प्रक्रिया क्या है? ये सीधी सीधी बिल्कुल ठगी का जाल बिछाया हुआ। क्यों भाई इतने कैंडिडेटों से आपने लूट मचा रखी है? क्योंकि इनको पैसा चाहिए, फिर इनको पैसा पत्थरों के रूप में दीवारों पे चेपना है, अंदर गंद रखना है, वो पैसा खाना। इनका तो मिशन है, डेवलपमेंट करेंगे तो पैसा खाएंगे। और डेवलपमेंट भी इतनी गंदी करते हैं ये लोग। आप शहर को जानते हैं, क्या डेवलपमेंट हुई इस शहर के अंदर पिछले, अगर मैं 5 साल की बात करूं, सुशील जी, सहदेवा जी हमारे शमशान भूमि के सेक्रेटरी हैं और बड़े जागरूक हैं, और भीम जी हमारे प्रधान हैं। पपैया पार्क की व्यवस्था इतनी बिगड़ गई कि उनको हमारी शिवपुरी सभा को वो पार्क देनी पड़ी, जो कि काम कमेटी का है। वो हम लोग कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये क्या व्यवस्था देते हैं ये लोग? लूट की, लोगों को चक्कर में डाल के आईडी प्रॉपर्टी के पैसे खाने की ये व्यवस्था है सारी। ये बदली जाएगी, ये पक्की बात। आप देखना, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ, 6 महीने के अंदर अगर व्यवस्था नहीं बदली, आप मेरे को आके कहना, राजेंद्र भाई मेरा इंटरव्यू करना कि आपने कहा था 6 महीने चाहिए, तो 6 महीने लगेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ बिगड़ा हुआ है। कोई किसी का कहना मानने को तैयार नहीं है, प्रधान को प्रधान समझने को तैयार नहीं है। अरे भाई, प्रधान होता है, नुमाइंदा है। एक अडॉक बेसिस पे लगा हुआ आदमी इतनी अंकूत संपत्ति इकट्ठी कर रहा है। ऐसा मरा हुआ शहर नहीं है, अब जागेगा और नया सवेरा होगा, ये पक्की बात। राजेंद्र जी, सत्ता पक्ष ने एक श्रेय लिया कि हमने शहर की सीमा को बढ़ाया, और हंस कॉलोनी, भोड़िया खेड़ा का क्षेत्र,
स्वामी नगर या मैं कहूँ मथाना, ये इन लोग क्षेत्र को शहर में लाया गया। कुछ लोगों का मानना है या कुछ जागरूक मतदाताओं का मानना है कि उनसे उनकी मुसीबत बढ़ेगी घटेगी नहीं, और सरकार ये कहती है कि हमने उनको शहर में लाके डेवलपमेंट को और बढ़ावा देने का काम किया है। इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन है सुशील भाई, और ये मेरे मन का भी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ हूं कि माननीय विधायक महोदय इस पंचायत को तोड़ना चाह रहे थे। 1.5 साल तक उनसे ये पंचायत टूटी नहीं। फिर उनको लगा कि यार ये तोड़ना तो है इसको। उन्होंने, जो वहां के सरपंच थे, उनको बड़ा बड़ा कुछ कहा। ये डीलिमिटेशन की फाइल थी, इन्होंने वो डीलिमिटेशन की फाइल को खोल के एक वार्ड बनाया स्वामी नगर, एक बन गया हंस कॉलोनी और एक बन गया आपका हरनाम सिंह कॉलोनी का। पर मुझे, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आप पूछेंगे, जितनी मुझे समझ है, इन लोगों को कुछ ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। कारण है कि वहाँ लाइट व्यवस्था दुरुस्त थी, वहाँ गलियाँ थी, सीवर था, साथ लगता है एरिया में सब कुछ डेवलपमेंट ऐसी थी जो मूलभूत होता है। अगर मैं दिक्कतों की बात करूं, अब ये डेवलपमेंट चार्ज, आपने गरीब ने मकान बेचना, पहले कमेटी के चक्कर खाओ, फिर ये डेवलपमेंट भरवाओ यहाँ पे, फिर उनके हाथ गर्म करो, जब उनको मिलेगा। पानी के बिल, बिजली के बिल, बड़ा नाप शनाप सा सिस्टम है। मैं ये कहता हूँ, आपको डीलिमिटेशन की आपने, बट आपने उसके बाद क्या किया वहां, ये बाद में पता लगेगा। मान लो कोई विधायक है, अगर वो गरीबों को भला करना चाहता है, वो कहीं बैठा कर सकता है उसको। यूं नहीं है कि आप कोई प्रक्रिया अडॉप्ट करेंगे उसके बाद वो चीज वहां जाएगी। अगर आपके मन में है, आपके हल्के के लोग हैं, तो आप वहां सुविधाएं दे सकते हैं उनको। ये तो सिर्फ पॉलिटिक्स का पार्ट था, अब दिखते आगे आएंगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और मुख्यमंत्री से डिमांड करता हूँ, ये जो प्रॉपर्टी आईडी का एक बड़ा सारा दंश है ना, इसको ठीक किया जाए। इसको, ये लोगों के लिए बहुत बड़ा दंश है ये। मैं पहले किसी बड़े ऑफिसर के पास बैठा था, उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी हमने बनाई थी कुछ चीजों को कंट्रोल करने के लिए, बट ये तो एक अफीम बन गया कमेटी के कर्मचारियों के लिए। इतना, यानी कि 60% ये फेलियर है सिस्टम, 40% ये ठीक है। अब लूट का अड्डा बन गया, ये बनाया था किसी और बात के लिए। मतलब इसको सुधारीकरण करने की जरूरत है। ये आम लोगों की जीवनों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये कमेटी में हर बंदा जाता है और वो दुख से भरा होता है। तो ये आप देखना, आने वाला जो इलेक्शन है वो कमेटी ही मुद्दा और कमेटी का ही इलेक्शन है। करप्शन का आपने की है ना, तो भाव तो मोल तो आपको चुकाना पड़ेगा। राजेंद्र जी, प्रॉपर्टी आईडी के साथ साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जैसे धर्मशाला रोड पे पानी भर जाता है, जवाहर चौक में भर जाता है, एमसी कॉलोनी डूब जाती है, जीडी रोड डूब जाता है। तो इसके लिए भी आपके जो कोर कमेटी वीरेंद्र जी की, या आप अगर जिला उपायुक्त से बात करेंगे या कमिश्नर से बात करेंगे या मुख्यमंत्री से बात करेंगे, इसके बारे में भी कोई प्लान पेश किया जाएगा? बिल्कुल। अगर भाई वीरेंद्र जनता के प्यार से प्रधान बने, तो सबसे पहले इसी रोड का एक रोड मैप हमने तैयार कर रखा है। इस रोड का इन्होंने क्या किया है कि उसके लेवलिंग नहीं है, लोगों को इतनी असुविधाएं हुई, इतना दुख झेला इस रोड के लोगों को। विधायक जी के पास तो कुछ संपत्ति है भाई, वो तो रहते भी उधर है। अब ये दुख तो उन लोगों को जाके पूछो जो धर्मशाला, गोपी हम धर्मशाला के लोग हैं, कि जिनका व्यवसाय बंद हो गया। चाहे वो चाय वाला था, चाहे वो हमारे गोल्ड स्मिथ के लोग हैं, ज्वेलर्स लोग हैं, जो और भी किराने वाले हैं। भाई आप खड्डे खोद के चले गए, आपने कोलोनाइजर को फायदा देने के लिए क्या क्या कर दिया। पानी आपसे फिर भी नहीं निकला। ये क्या किया आपने? 70 लाख रुपए एक लगा दिए, 18 लाख रुपए एक लगा दिए। समस्या उससे भी ज्यादा हो गई। बिल्कुल। मैं सच बताऊं सुशील जी आपको, कि अगर प्रधान ठीक हो, अगर आपका नेता ठीक हो और आपका विधायक ठीक हो, तो समस्या कोई दूर नहीं है। मैं उन लोगों को, कमाल है कि लोग जो 5-5 बारी जो एमएलए बनते हैं, 10-10 बारी लगातार बनते हैं, कुछ तो ऐसा करते हैं कि वो बनते हैं। यहाँ तो एक बारी बन जाते हैं नेगेटिव वोट लेके, फिर हार जाते हैं, फिर अगली बारी वही जिंदाबाद हो जाता है। अरे भाई, जनता को कुछ दो भाई।
जनता से वोट लेते हो आप, क्यों जनता की बात नहीं सुनते? आप घर जाके सो जाते हो। ये क्या प्रक्रिया है? ये तोड़ो फतेहाबाद के निवासियों, इस प्रक्रिया को तोड़ो। एक आपका सेवक तैयार करो। सच बताऊं, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं चौकीदार हूं, मैं कहता हूं मैं एक छोटा सा बच्चा, मैं एक्चुअल में फतेहाबाद का चौकीदार हूं। मुझे हर समस्या में दर्द आता है, हर बात में दर्द आता है। अभी मुझे एक लड़का मिला वहां पे, यहाँ पे इनका डीएवी कॉलेज के सामने एक जहाँ वेस्टेज का वो स्टोरेज है, वहां वो आग लगी रहती है। कहते हैं हम स्कूल में पेपर चेक करते हैं, हमारे से बैठा भी नहीं जाता। अरे भाई, इतनी फंडिंग है कमेटी में, क्यों व्यवस्था जनरेट नहीं हो रही? क्यों नर्क बना रखा है शहर को? पैसे की कमी थोड़ी ना, या खाने वाले हैं इतने, करने वाला है कोई कोई। तो ये आलम सारा, अब तो वो बात सच है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, लुट रहा है सब कुछ। अगर ये इलेक्शन सत्ता पक्ष जीता तो आप मानना कि कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि वो बड़े वाली स्टैंप है जो खिंची है। मैं आपके मंच के माध्यम से कहता हूं, वो डिबेट में आ जाए, 1 मिनट वो बोल जाए, अपनी बात रख जाए, हम इलेक्शन छोड़ देंगे। अरे जिसका वीजा नहीं, जिसके पास बात नहीं, मैं प्रधान बनूंगा, क्या करोगे आप? प्रधान सिर्फ स्टैंप थोड़ी है, प्रधान 58,000 लोगों का नुमाइंदा बनेगा। उसका अपनी सोच होनी चाहिए, अपनी बात होनी चाहिए। ये नहीं कि वो किसी की स्टैंप हो, वो एक स्टैंप मात्र है, उसको तो बेचारे को बात ही नहीं करनी आती। भ्रष्टाचार से पैसा कमाया होता, पैसे से टिकट ले ली, मैं प्रधान बन जाऊंगा। ये क्या सिस्टम है ये? काका जी, आप विभाग टिप्पणी के लिए बड़े ही मशहूर हैं। अंतिम 2 क्वेश्चन कि प्रधान इस बार बनेगा डायरेक्ट, जनता चुनेगी। क्या आपको लगता नहीं कि प्रधान बनने के बाद जो पार्षदों का उन पे कंट्रोल था वो खत्म हो जाएगा? वो निरंकुश अगर बन गए प्रधान अगर अंकुश में नहीं रहे, तो क्या आप वीरेंद्र जी का खिलाफत भी करेंगे? मैं बिल्कुल कर सकता हूं। मुझे कोई वीरेंद्र ने कुछ दे ही नहीं रखा, मुझे ना मैं कुछ लेने का कोई वो हूं। मुझे तो, मैं चाहता हूं कि वीरेंद्र बन जाए, मुझे कोई काम नहीं है। वो लोगों की समस्याओं का समाधान करे। मैं आपको सच कह रहा हूं कि वो लड़का करेगा, और नहीं करेगा तो पहली आवाज मेरी होगी। ये पक्की बात है, आप यकीन मानना कि मैंने पहले, आप भी मानते हो कि कहीं कोई दिक्कत होती है तो मुझे बोलना पड़ता है। इसी से जुड़ा एक सवाल, आखिरी सवाल, कि आप हर जुल्म के सामने खड़े हो जाते हो। एक पंजाबी ही नहीं, आप पूरे शहर में आपका एक नाम है कि काका चौधरी सबसे आगे रहते हैं। क्या आप इस आगे रहने के पीछे विधानसभा चुनाव में पूरे शहर का समर्थन पाने के लिए आपकी नज़र विधानसभा सीट पर तो नहीं है? नहीं, मैं सुशील भाई सच बताऊं कि मैं उन लोगों में नहीं हूं कि किसी चीज की कोई कामना करता है। सच्ची में मेरी कोई कामना नहीं है। मुझे जितना प्यार मिल चुका है ना, शायद मैं उसके लायक भी नहीं था। विधायक बनना और बन के काम ना करना, तो मैं कहता हूं ना बनना ही अच्छा है। आप मत बनो, आप एक अच्छे इंसान बन जाओ, लोगों के दिल में रहो ना, वो सबसे अच्छी जीत है। मैं ये चाहता हूं कि अगर जिस दिन मैं मरूंगा ना, चंद लोग तो ये कहेंगे वो ठीक तो था। मुझे विधायक का कोई शौक नहीं है, सच बता रहा हूं। मेरे को विधायक का 1% भी शौक नहीं है। यूं था, पहले मैं टिकट भी मांगता था। मेरे में एक पैशन था, एक हुक थी कि कुछ बन के कुछ किया जाए। जन्म लिया है ना, इसको सार्थक करके जाऊं, वरना कोई लूट के लिए थोड़ी था मेरा। शहर की लोकप्रियता देखकर अगर कोई पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में आपको चुनाव की टिकट देती है, तो क्या आप चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? सीधे सीधे हाँ। मैं बिल्कुल सीधा कहूंगा कि मेरा कोई अभी तक कोई मन नहीं है राजनीति वैसी करने का। समस्याओं की राजनीति करूंगा। मैं अभी आपको बता रहा हूं, मैं इस इलेक्शन से पहले एक टीम गठित करना चाह रहा था। वो जो नशा है, जो नशे से बच्चे मर रहे हैं, कल भी एक मेरा छोटा भाई एक गाड़ी में ओवरडोज होके मरा, शायद आपको, हाँ, कल आपको पता होगा। मुझे दर्द है सच्ची में, ये पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे से होता है, पर जब तक पावर नहीं है ना, आप कंट्रोल नहीं कर पाते। पर मैं बिना पावर के भी लड़ूंगा। मैं एक कमेटी गठित करूंगा शहरवासियों की। अगर वीरेंद्र प्रधान बन जाता, उसमें हमारे को बड़ी सुविधाएं मिलेंगी उस बात में कि आपके पास एक चेयर हो और आपके साथ एमसी हो, तो उसको कार्यरूप करने में बड़ी आसानी होगी। अदरवाइज भी मैं इसका गठन करता, जैसे वो पीछे वो स्वामी जी के बेटे योगेश का वो हुआ था सेशन, वो भी यही था। वो नशा बेचता था
और वो नशे की खाया करा हुआ, तो उसने जो किया, तो नशा एक विकराल रूप धारण करते जा रहा है। आज वो कहीं कहीं बाहर था, अब धीरे 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 हमारे घरों की तरफ आ रहा है। आज मेरे भाई के घर है, कल आपके घर, फिर मेरे घर होगा। ये बच्चे हमारे हैं सबके। मैं विधायक प्रक्रिया से दूर न्याय प्रक्रिया की तरफ एक फतेहाबाद न्याय मंच बनाने जा रहा हूं। मैं फतेहाबाद न्याय मंच बनाऊंगा, हर मोहल्ले हर वार्ड के उसमें मौजूद लोग और युवा साथी होंगे। मेरा विजन तो कुछ और है। मेरा विजन सत्ता पाना नहीं। सुशील भाई, आप अभी हंस रहे थे, अगर मेरा ये लोभ होता सत्ता पाना, तो संजय भाटिया जी मेरे पास बैठे थे, वो कह रहे थे बारी बारी, राजेंद्र भाई यार आप ऐसे मत करो, आप मत करो। मेरा दूराराम ने कुछ खोला थोड़ी हुआ, कुछ लिया थोड़ी हुआ। मुझे तो सच करने की आदत है। तो मेरा कहीं ये नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए, ना सत्ता चाहिए। सत्ता चाहिए तो दुनिया लिटती है, मैं भी लिट सकता था। मेरे भी घर परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी भाई हैं, मेरे भी काम है, पर मेरी आत्मा नहीं मानती इस बात को। नशे की आपने बात की तो मेरे को एक वाकया याद आ गया कि हरियाणा के वर्तमान गृह मंत्री का सीधा सीधा पुलिस कप्तान के साथ टकराव हो गया था पिछले दिनों, कुछ वर्ष पूर्व। और आपको लगता है कि नशे को लेकर राजनीति संरक्षण है, नशा बेचने वालों के ऊपर या पुलिस का संरक्षण है, इसीलिए फतेहाबाद में नशा पिछले दिनों की अपेक्षा इन दिनों में ज़्यादा बढ़ गया? और अब चुनाव है तो चुनाव में मेरे ख्याल नशे का प्रयोग कुछ ज़्यादा लोग मानते हैं कि हो रहा है। नहीं, ये अभी काफी टाइम से मुझे लगता है कि प्रशासन की पहले जो लोग थे, नाकामी कहूं मैं। देखिए, आप एक यकीन मानना, मैं हमेशा एक बात का पक्षधर हूं, अगर इस देश की पुलिस ठीक हो जाए तो सारे महकमे भ्रष्टाचार से दूर हो जाएंगे। एक अकेला महकमा पुलिस ठीक हो जाए तो मेरी ख्याल एक पुलिस वाला कहीं जाके खड़ा हो जाता है, अगले लोगों को डर लगता है। करप्शन खत्म करनी है तो मैं माननीय विज साहब से, मुख्यमंत्री को कहूंगा कि ये पुलिस महकमे को सुधारें। सबसे पहले ये इनकी नाक के नीचे से होके सब कुछ होता है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है इस बात का। मैं पीछे जैसे मर्डर हुआ तो मैं एसपी साहब के पास बैठा तो उन्होंने खुद माना इस बात को कि फतेहाबाद जिले में इतना नशा पकड़ा गया है जितना पूरे हरियाणा में नहीं पकड़ा गया। छोटा जिला है हमारा, बड़े साफ सा जिला था, ये क्या हो गया? अपने आप तो बिकने नहीं आ रहा, कोई ना कोई तो नेक्सस काम कर रहा है, इसके अंदर बिकवा रहा है। बिना आप एक मानना, बिना सेटिंग के कोई काम ही नहीं हो सकता। सेटिंग शब्द आप समझ रहे हो कि लिए दिए बिना कोई काम संभव ही नहीं है। तो ये क्या कर रही हैं ये सरकारें, क्या कर रही हैं? आप भाषणों में सीमित हो, नशा आप में शरेआम चिट्टी पुड़ियां और चिट्टे के लोग कारोबार में डूबे पड़े हैं। क्योंकि ये लोग खुद कहते हैं भाई क्या बात, आजकल बंद कर दिया काम क्या? तो आप जनादेश टीवी के माध्यम से शहरवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं, मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है आप सब शहरवासियों से कि परिवर्तन की लड़ाई चल रही है, इससे कोई सरकार नहीं बदली जाएगी, व्यवस्था जरूर बदली जाएगी। ये व्यवस्था बदलने की लड़ाई, ये नीचे जो कमेटी है ना, अगर आपने गलती कर दी तो भाई उन नेताजी को ये लगेगा तो तेरा तो सब कुछ है। फिर आप सोच सकते हो क्या होगा। क्या किसी को इतनी अकूत पावर दे दो तो वो अपने आपे से बाहर हो जाता है, तो वो होगा। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है भाई, 19 तारीख को आप अपना एक एक कीमती वोट, भाई वरिंदर के चुनाव निशान मटके का निशान है उनका, उसको प्यार रूपी वोटों से भर दो। अगली ड्यूटी हमारी है उसको निभाना। आप सिर्फ एक दिन वोट डालोगे, मैं आपका भाई, मैं आपके साथ 5 साल खड़ा मिलूंगा, ये पक्की बात है। मैं हर उस समस्या में उतर जाऊंगा जो आपकी होगी, वो मेरी होगी समस्या, वो आपकी नहीं होगी। चाहे वो गली की है, चाहे मोहल्ले की है, वो पानी की है, बिजली की है, सीवर की है, लाइट की है, और भी बड़ी सारी समस्याएं। तो मैं पूरे के पूरे 5 साल मेरे शहर को देना चाहता हूँ वरिंदर के साथ, क्योंकि हमारा इलेक्शन रिजर्वेशन का इलेक्शन है। अब हमें सब कुछ वरिंदर के अंदर से करना है। वरिंदर के अंदर वो चेयरमैन बनेगा, उसके अंदर से हमने निकालना है। ये अमृत है जो शहर का डेवलपमेंट है, वो वरिंदर के अंदर से निकलेगी। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता हुआ सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 19 तारीख को प्लीज़ 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 मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, आप वरिंदर को इतना प्यार दें
तो सामने वालों को ये पता लग जाए सच की लड़ाई आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा थी और आगे भी जिंदा रहेगी। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजेंद्र चौधरी जी, जो विभाग टिप्पणी के लिए मशहूर हैं, और उन्होंने सीधी सीधी टिप्पणी करते हुए कहा है कि जो भी प्रतिद्वंदी हमारे, अगर आप जनता मानती है सत्ता पक्ष की ओर से खड़े हैं, उनका क्या इतिहास है और वर्तमान विधायक क्यों चुनाव लड़ाना चाहते हैं और किस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कहा है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है कि अगर वीरेंद्र ने कोई भी गलत काम किया चेयरमैन बनके, तो सबसे पहले खिलाफत करने वालों में राजेंद्र चौधरी काका होगा। चलिए, हम वीरेंद्र जी को और काका जी को शुभकामना देते हुए कर रहे हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से शहरवासी इस इंटरव्यू को देखेंगे और आपकी बात को अगर उन्होंने सही लगा तो वो आपका समर्थन भी करेंगे। ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।